हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है साइंस पूरी दुनिया को बदलता है और खास करके ऐसे साइंस जिन पे नोबेल प्राइज दिया जाता है वो पूरी दुनिया में क्रांति लाते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रेविटेशनल वेव की, जो 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया, या फिर हम कहें क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में, जो अभी जस्ट अगले साल ही नोबेल प्राइज दिया गया। यानी कि जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ऐसी खोजों पे दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं की वजह से जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है और पूरी दुनिया बदलती है। यानी कि हम ये कहें कि जो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट है या बेसिक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और ज़्यादातर ये जो नोबेल प्राइज़ है वही जीत के लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कुछ वक्त में कि नोबेल प्राइज के अंदर जो प्राइज बांटा जाता है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है कि बात समझिए कि अगर हम कोई मूवी बनाते हैं, कोई हमने मूवी अच्छी बनाई, तो हमें क्या होता है कि एक साल के अंदर उसको चुना जाता है, ठीक है, उसका नॉमिनी किया जाता है और उसी वक्त उसके विजेता को घोषित कर दिया जाता है। ये ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज में ऐसा नहीं है। रिसर्च हो जाते हैं लेकिन इसके बाद भी कई साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिल नहीं पाता है। जैसे कि हम बात करें स्टीफन हॉकिंग की, आपको जान के हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग ने जो थ्योरी दी थी हॉकिंग रेडिएशन, उसी के चलते जो उनके दोस्त थे, कलीग थे, जो इस पे काम कर रहे थे साथ में, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। क्यों हो गई? क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। मीन ये है कि अगर कोई खोज की जाती है, उन पे जल्द से जल्द प्राइज दिया जाए तो लोगों में क्या हो, बहुत ज़्यादा उत्साह भी आए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको अपना फल तुरंत मिल जाए। लेकिन जब ये वक्त बहुत बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं साइंस की दुनिया में एक मासूमियत छा जाती है और लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ क्या हुआ दोस्तों, एक रिपोर्ट छापा गया है नेचर जर्नल में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर पहले जब नोबेल प्राइज बांटना शुरू किया गया तब क्या हालात थे और आज के जो हालात हैं वो क्या हैं। और हम आगे ये भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें 50 साल लग गए, कई नॉमिनी मिली, 50 नॉमिनी मिली, इसके बावजूद भी उन्हें एक प्राइज भी नहीं मिला। तो दोस्तों, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक फ्लो का कोर्स है, उससे आप जरूर अवेल करें। आपको पता है हर कोई तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन 2-3 साल उनके ऐसे निकल जाते हैं, इसके बावजूद भी उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि उन्हें हर कोई मोटिवेट करता है लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आप रियल में एफिशिएंट होकर कैसे पढ़ें, रियल में आप चीज़ों को याद कैसे कर पाएं, रियल में आप चीज़ों पे सोच कैसे पाएं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। रिसर्चर ने पाया है कि कोई इंसान अगर फ्लो की स्टेट में जाकर पढ़ाई करता है तो उसकी एफिशिएंसी 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 500% बढ़ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, कि रिपोर्ट यहाँ पे छपी है जर्नल में। तो ये दिखाया गया है ग्राफ एक करके। इस ग्राफ में क्या दिखाया गया दोस्तों कि जो टाइम ड्यूरेशन था रिसर्च के बाद, मतलब आपने कोई रिसर्च किया, मैंने कोई रिसर्च किया, मैंने क्या किया, उस रिसर्च को क्या किया, या तो पेटेंट मैं कराऊंगा, पेटेंट का मतलब जैसे कि वो मेरे नाम से होगी, ठीक है, कॉपीराइट मुझे मिल गया, या तो मैं क्या करूंगा, इसको जर्नल होता है, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए होते हैं, वैसे ही जर्नल जो होते हैं रिसर्च के लिए होते हैं। तो अगर मैंने कोई रिसर्च किया है, वो प्रूफ है, तो मैं इसको जर्नल में छपवाता हूं, वो अच्छे जर्नल में छपते हैं। तो दोस्तों, यहां पे दिखाया गया इस चार्ट में कि जैसे मैंने कोई रिसर्च किया है, कोई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो वो जब पब्लिश करता है पेपर, उसे कब नोबेल प्राइज मिलता है, कितने वक्त के बाद नोबेल प्राइज मिलता है, इसके बारे में ये डाटा यहां पे दिया गया है। और हम यही समझेंगे कि पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, ये टाइम की बात हो रही है 1901 से लेके 1910 जब नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ये साइकोलॉजी है, मेडिसिन है जो रेड कलर का है, ये फिजिक्स है, ठीक है, जो एकदम डार्क ग्रे है, ठीक है, और यहां पे आप देखें केमिस्ट्री जो है ये स्काई ब्लू है, ठीक है। तो ये 3 कलर हैं अलग अलग नोबेल प्राइज के, इसके बारे में यहां पे दिखाया गया है। और ये टाइम है जब से शुरू हुआ है, मतलब 1900 लेके 1910 तक। यहां पे आपको साल दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये जो साल यहां पे आप देख रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ये कितना है, लगभग 15 साल के आसपास है। मतलब कि 1901 से लेके 1910 के बीच में अगर किसी ने क्या किया, रिसर्च किया, तो 10 साल 15 साल जाते जाते उसको उसका रिवार्ड मिल जाता था। थोड़ा देरी था लेकिन फिर भी ठीक था। जैसे अगर हम आइंस्टाइन की बात करें, उस दौरान पे, जैसे 1906 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, कुछ 10-20 साल बाद उन्हें वो मिल गया था, ठीक है।
तो यहां पे आप देखेंगे वो ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, 1911 से लेकर 1920 के बीच में देखेंगे तो ये लगभग 10 साल के आसपास है। मतलब ये भी हालात ठीक ठाक है, चलो नोबेल प्राइज मिल जा रहा था। 1901 से लेकर 1930 के बीच में थोड़ा सा जो साइकोलॉजी का है वो बढ़ा है, ठीक है, बाकियों का ठीक है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप देखेंगे लगभग 10 साल, 12 साल, 13 साल के आसपास है, ये भी ठीक है, यहां तक भी ठीक था, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इन्फ्लेट होना शुरू हुआ है 1941 से लेकर 1950 तक। क्या रीजन हो सकता है? रीजन सिंपल सा है, क्योंकि रिसर्चर ज्यादा आने लगे, ठीक है, कम्युनिटी खुल गई, लोग ज्यादा आने लगे, नंबर्स ज्यादा बढ़ने लगे, रिसर्च के नंबर ज्यादा बढ़ने लगे। आपको पता है आज के टाइम में लाखों पेपर पब्लिश होते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी और बूस्ट हो चुकी है, रिसर्च करना आसान है, एआई है, फटाक से अपने काम किया, अपने रिसर्च कर लिया, तो रिसर्च करना आज आसान है। तो उस दौरान पे जैसे क्या था, नंबर्स बढ़ने लगे, लोग ज्यादा आने लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर से जो साइकोलॉजी का तो ठीक था, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का था, जो मेन रिसर्च होते हैं, ये बढ़ गए, ये लगभग 18 साल 20 साल जाने लगे। फिर 1960 के आसपास भी आंकड़ा यही था। अब आंकड़ा देखिए यहां से बढ़ना शुरू होता है, यहां पे 1980 तक भी ठीक था, 1981 से लेकर 1990 तक क्या हुआ, ये 20 साल तक जाने लगा। अब यहां पे देखेंगे जो तीनों प्राइज हैं ये 20 साल तक जाने लगे। मतलब कि अगर मैंने रिसर्च किया है तो मुझे अपने रिसर्च का फल 20 साल बाद मिलेगा। मतलब अगर मैंने 40 साल के एज में रिसर्च किया है तो मुझे उसका नोबेल प्राइज 1960 1965 के आसपास जाके मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 1991 से 2020 में देखें ये आंकड़ा और बढ़ जाता है 25 साल। आप समझिए 25 साल, मतलब आप समझिए इतना लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ेगा, तब जाके इसकी संभावना है नोबेल प्राइज मिलेगा। ये आंकड़ा 2001 से लेकर 2010 तक कहां तक पहुंचा, 30 तक, और अभी भी ये 30 तक है। 2011 से लेकर 2019 तक 30 साल तक। चंद्रशेखर लिमिट की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने तो बहुत पहले ही खोज कर ली थी, कॉलेज टाइम में उन्होंने ये खोज कर ली थी, लेकिन उनको इस खोज का परिणाम लगभग 50-60 साल बाद मिला। तो ये इतना हैरान करने वाला है, क्योंकि नोबेल प्राइज में पहली बात तो सिर्फ 3-4 ही प्राइज मिलते हैं हर एक फील्ड में, पूरी दुनिया के रिसर्चर उसमें आते हैं। जैसे ऑस्कर में क्या है कि इतना सारा फील्ड वेरी कर दिया गया है कि आपको ज्यादा प्राइज मिल जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑस्कर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही अवार्ड हैं, ठीक है। तो इतना कम होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छे अच्छे रिसर्च कोने में डाल दिए जाते हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जिसको नोबेल प्राइज दिया गया वो अच्छा रिसर्च था, उससे भी अच्छे रिसर्च थे, उससे भी बहुत बेहतरीन रिसर्च थे, लेकिन जो चुनाव करते हैं उनके पास भी ऑप्शन कम होते हैं, और जो रिसर्च करते हैं उनके पास भी ऑप्शन कम होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या थी कि इंसान को अब लगभग 30-30 साल तक क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और अब जो नोबेल प्राइज दिया भी जाता है, इसमें एक है कंबाइंड दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल दिया जाए, 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, साथ में उनको दिया जाता है। तो ये भी एक देखा जाए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब कभी कभी रिसर्चर चाहते हैं कि यार मैंने रिसर्च किया है, मैंने बढ़िया काम किया है, मुझे एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी मिले, लेकिन वो भी उनको ये नहीं मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ हम ऐसी घटना की बात करेंगे और आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। एक वैज्ञानिक है जिसे 155 बार नॉमिनी किया गया हो नोबेल प्राइज में। आप समझिए जैसे कि ऑस्कर में नॉमिनी किया जाता है कि 4 लोगों का ट्रेलर दिखाया जाता है, भैया ये हैं, इनमें से किसको मिलेगा, ठीक है। तो फिर कोई आता है वो बोलता है भैया नोबेल प्राइज इनको मिला, तो 3 लोगों को नहीं मिलता है, जो 3 लोग बचते हैं वो भी नॉमिनी में आते हैं, ठीक है। तो अब ये हैं जैसे कि जब हर साल क्या होता था, नॉमिनी किया जाता तो उसमें ही आते थे। तो इन्हें क्या किया गया है दोस्तों, लगभग 155 बार क्या किया था, नॉमिनी किया गया था, ठीक है। कई सारे फील्ड में ये काम कर रहे थे, साइकोलॉजी, मेडिसिन में, कई सारी चीजों में ये कर रहे थे, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं, यहां पे आप देखेंगे लगभग 1930 से 1953 के बीच में, ठीक है। गैस्टन रोमैन है ये, ठीक है, इन्होंने काफी ज्यादा काम भी किया है, लेकिन इन्हें, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। आपको बता दूं लुईस पास्चर के साथ इन्होंने काफी सारा काम किया था, रेबीज इन सब पे, लेकिन इन्हें नहीं मिला। ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या था कि रैमन जो थे, ठीक है, इन्होंने किस पे खोज की थी, डिप्थेरिया एक बीमारी होती है उस पर खोज की थी, मतलब एक बैक्टीरिया के बारे में खोज किया था, जिसकी वजह से क्या होता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, फेफड़े फूल जाते थे और इंसान की मौत हो जाती थी। तो इसके बारे में इन्होंने खोज की थी, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने इंपॉर्टेंट रिसर्च के बाद भी इन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो ऐसे कुछ घटनाएं हैं दोस्तों जो काफी हैरान करती हैं और काफी ज्यादा हतोत्साहित करती हैं, मतलब एक तरीके से आपका मनोबल तोड़ती हैं साइंस की दुनिया में जाने के लिए। तो आज हम कुछ समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पूरा रिसर्च समझा कि रिसर्च क्या था, क्या नेचर ने बताया कि आखिर नोबेल प्राइज की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम ये भी समझेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, इसको भी हम समझेंगे।
पहली बात तो दोस्तों, जो साइंस है ये एक प्रतियोगिता होनी ही नहीं चाहिए। साइंस कभी भी प्रतियोगिता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक खोज कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करती है। हर एक बड़ी खोज कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाती है, उनकी जीवन को बचाती है, लाइफ को बेहतर बनाती है। तो ये एक प्रतियोगिता होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने एक साल में 10 ऐसे रिसर्च हुए हैं जो सच में नोबेल प्राइज़ देने लायक हैं, तो उन्हें देना चाहिए, न कि उन 10 में से एक बेहतर को चुनना चाहिए। हाँ, सबको नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना तो तय है कि हर साल जाहिर सी बात इतने सारे रिसर्च होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें से जो अच्छे रिसर्च हों उसको नंबर में न रख के सिर्फ एक प्राइज़ न देके उसको नंबर्स में रखना चाहिए। कम से कम 5-6 उनको बढ़ा देना चाहिए और वो देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बहुत बढ़िया रिसर्च है वो बढ़िया है और एक रिसर्च जो है वो उससे बढ़िया नहीं है लेकिन वो बढ़िया नहीं है। जैसे मानिए कि अभी क्वांटम कि दुनिया में खोज हुई, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वो बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसी भी खोजें की जाएं, ठीक है, जैसे उसी साल ग्रेविटेशनल वेव भी खोजा जाए। तो यहाँ पे एक समस्या आती है कि अब ग्रेविटेशनल वेव को साथ न मिले या फिर क्वांटम को न मिले, दोनों में से एक चुनना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अपने आप में बेहतर खोजे हैं। तो मीन कि ऐसा हो कि सिर्फ एक खोज को न देके जो उस साल जो बेहतर खोजे हों उन सबको दिया जाए, नंबर वेरी हो सके। इससे क्या होगा कि जो और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको भी अपनी पहचान मिलेगी, उनकी खोज को भी एक महत्व मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ की क्या हो कि इसमें कई सारे वेरिएशन आए। जैसे सिर्फ फिजिक्स की बात होती है तो सिर्फ फिजिक्स में ही दिया जाता है, ऑल ओवर फिजिक्स जितना है उसमें ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वेरी कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए कई सेगमेंट में, ताकि नंबर ऑफ अवार्ड्स बढ़ सके। ठीक है, जब नंबर ऑफ अवार्ड्स बढ़ेंगे तो साइंस की दुनिया में जो उसमें भाग लेने वाले हैं, ठीक है, जो रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, क्योंकि संभावना ज़्यादा है, प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तीसरी चीज़ दोस्तों कि जब भी ये जो रिसर्चर होते हैं जब अपनी रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो इनको क्या होता है, थोड़ा बहुत तो प्राइज़ मिल जाता है। ठीक है, ये जो अपना पेपर पब्लिश कराते हैं, पेटेंट कराते हैं, जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं या केमिस्ट होते हैं, अब इनके रिसर्च का फ़ायदा जो उठाते हैं, खास करके उठाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो इनको तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो बंदे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, पेटेंट करा रहे हैं, उनको बहुत कुछ मिलता है, वो अरबों कमाते हैं। तो कुछ सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि जब कोई थ्योरिस्ट क्या करे, रिसर्च करे, ठीक है, और उसका जब पेटेंट हो या कॉपीराइट हो, तो जब उनका यूज किया जाए किसी भी इन्वेंशन में, किसी भी जगह पे, तो थोड़ा बहुत शेयर उनको वहाँ से भी जाए। जैसे जर्नल में क्या होता है, जैसे बड़े जर्नल जब होते हैं, जब उनमें पेपर पब्लिश होता है, तो आपको क्या होता है कि वहाँ से रॉयल्टी मिलती है थोड़ी बहुत, तो इससे उनका काम चल जाता है। लेकिन यही चीज़ क्या हो पेटेंट की दुनिया में भी हो कि जब अगर आपने कोई ऐसी मशीन बनाई जिसमें आपने क्या किया कि अभी जो खोज हुई थी उनका आपने यूज किया, थ्योरी का यूज किया, उनके नॉलेज का आपने यूज किया, ठीक है, उनके जो कैलकुलेशन थी उसका आपने यूज किया, तो कुछ ना कुछ शेयर उनको जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सच में जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उनको भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखा जाए कि उन्हीं की ही नीचे से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हुआ, जैसे आप देखेंगे जो जियो चला रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी साइंटिस्ट से निकल के आया था, ठीक है, तो उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए। पहले कुछ थ्योरिस्ट होते हैं, फिर उन्हीं थ्योरी पे क्या होता है कि पेटेंट बनता है, फिर उन्होंने क्या किया, इनोवेशन किया, फिर वो इनोवेशन करके पेटेंट तो जिसने बनाया वो तो पैसा कमाएगा, लेकिन जो उसके नीचे थ्योरिस्ट है वो पैसा नहीं बना पाता है। तो इसमें ये नियम होना चाहिए कि जो थ्योरिस्ट है, जो नीचे है सबसे, उसको भी कुछ ना कुछ शेयर मिलना चाहिए, किसके द्वारा, जिसने रिसर्च किया है, पेटेंट बनाया है। तो इससे भी क्या होगा कि जो साइंटिस्ट हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जब उनके रिसर्च में उनको बल्क में पैसा मिलेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होगा, काफ़ी नया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को यही चला रहे हैं, यही पूरी दुनिया को दे रहे हैं और यही सफ़र कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताइए, लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।